प्रियाः सन्ति विदुषां चरणेषु तेषां श्रद्धा भक्ति वर्तते तादृशाः सात्विकाः मुख्यमन्त्रिणः सन्ति। एकदा पुनः तेषां हार्दिकम् अभिनन्दनम्। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। सर्वेषां विदुषां पादकमलेषु श्रद्धापूर्वकं प्रणमामि। बासठवें अखिल भारतीय शास्त्रोत्सव के इस समापन अवसर पर, जिसमें अभी पूज्य आचार्य जी ने, पूज्य स्वामी जी ने, हमारा आदरणीय निशंक जी ने और श्रीनिवास बरखेड़ी जी ने, पूरे देश और दुनिया से आए हुए, हमारे पड़ोसी देश नेपाल से आए हुए इस विद्वानों के समागम में मंच पर आसीन, जिन्होंने योग को पूरी दुनिया का योग बनाया, घर घर का योग बनाया, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, हमारे उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, और जिन्होंने आयुर्वेद पर अनेक बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं और अनेक अनेक रचनाएं यहाँ की है, नए नए आविष्कार किए, अनुसंधान किए हैं। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, बीसी पतंजलि विश्वविद्यालय, प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी जी, कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, पूज्य साध्वी देवप्रिया जी, पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी पूज्यानंद जी महाराज, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, रुड़की के लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, मेयर अनीता जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी उर्फ किरण चौधरी जी, मयंक अग्रवाल जी, सचिव दीपक जी, सत्येंद्र प्रोफेसर मित्तल जी, बहन शिवानी जी, एवं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आशुतोष शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष हमारे गोयल जी, शोभाराम जी, और सभी आए हुए विद्वानगण, सभी पूरे देश के 25 से भी अधिक प्रांतों से और पड़ोसी देश नेपाल से आए हुए इस भारतीय शास्त्रोत्सव के समापन कार्यक्रम में उपस्थित विद्वज्जन, शोधकर्ता, शास्त्र प्रेमी और जिनको भविष्य के कुलपति और मैं कहूं कि भविष्य के कर्णधार, जिनको विभिन्न क्षेत्रों में जाकर देश के अंदर और दुनिया के अंदर भारत के इस सनातन को और यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के संस्कार को दुनिया के अंदर ले जाने का जिनके ऊपर दायित्व है, ऐसे सभी पधारे हुए महानुभाव का, छात्र छात्राओं का मैं देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं।
प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े आप सभी विद्वज्जनों के बीच आकर मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है और यहाँ के वातावरण को देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि 2 दिवसीय शास्त्रोत्सव निश्चित रूप से जिन उद्देश्यों के लिए यहाँ पर इसका आयोजन किया गया, आप सबका इतना बड़ा समागम यहाँ पर किया गया, वो अवश्य सफल रहा होगा। इस प्रकार के आयोजन से एक और हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा स्थापित ज्ञान के विभिन्न आयामों को सहेजने का कार्य करते हैं, वहीं उन्हें हमें हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने का भी, और जो विरासत है भारतीय संस्कृति हमारी नई पीढ़ी को पहुंचाने में, विरासत को स्थानांतरित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और मुझे यहाँ पर बताया गया कि इस उत्सव में शलाका परीक्षा, अर्थशाखा, वाक्यार्थ स्पर्धाएं भी आयोजित हुई। ये स्पर्धाएं निश्चित रूप से हमारी प्राचीन शास्त्र परंपरा को आधुनिक युग में भी जीवंत रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित होगी। जिस प्रकार आदि शंकराचार्य जी ने छोटी सी आयु में अद्वैत वेदांत का गूढ़ ज्ञान अर्जित कर संपूर्ण भारत में ज्ञान की ज्योति जागृत की थी, उसी प्रकार ये शास्त्रोत्सव स्पर्धाओं में प्रतिभाग करने वाले आप सभी प्रतिभागी भी हमारी जो प्राचीन ज्ञान परंपरा है इसको आगे बढ़ाने वाले अग्रदूत हैं। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, मैं शुभकामनाएं देता हूं और इसी के साथ इसी अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय संस्कृत एवं पतंजलि विश्वविद्यालय का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, जहां तक मैं समझ पाया हूं कि हमारे शास्त्र केवल मात्र एक ग्रंथ नहीं है, यह किताब ही नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण सृष्टि के जितने रहस्य हैं उन रहस्यों को जानने और समझने का एक विशिष्ट माध्यम है। हमारे समस्त वेदों, उपनिषदों, पुराणों आदि में ऐसे ऐसे सूत्र निहित हैं जिनसे प्रेरणा लेकर आज आधुनिक विज्ञान भी सशक्त हो रहा है। अभी आदरणीय डॉक्टर निशंक जी ने किस प्रकार से उसकी व्याख्या की आप सबके समक्ष, मैं समझता हूं जरूर आपके अंदर एक नई ऊर्जा की अनुभूति हुई होगी। हमारी ज्ञान परंपरा में जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पहलुओं के बीच संतुलन की जो भावना निहित है, जो इसे सभी ज्ञान परंपराओं से श्रेष्ठ बनाती है। हमारे शास्त्र जहां एक और योगासन, प्राणायाम और ध्यान द्वारा शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने की बात सिखाते हैं, वहीं अंकगणित, बीज गणित, ज्यामिति, व्याकरण, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और खगोल शास्त्र आदि ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जिन्हें देखकर जो आधुनिक गणितज्ञ और वैज्ञानिक भी सच में आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हमें आज की युवा पीढ़ी को यह बताने की आवश्यकता है कि भारतीय गणितज्ञों ने शून्य और दशमलव जैसी अद्वितीय अवधारणा को विकसित किया था, जिनके ऊपर आज का पूरा आधुनिक विज्ञान टिका हुआ है। ऐसे ही न जाने कितने रहस्य जिन्हें हम आज की युवा पीढ़ी को, हम सबको बताना होगा कि इसके लिए ये शास्त्रोत्सव जैसे आयोजन बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, जिसमें हम अपनी विरासत,
हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा किए गए जो उस समय की तपस्या, उनके अनुसंधान, जो नई पीढ़ी को हम बता सकते हैं, उनको स्थानांतरित कर सकते हैं, विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पुनः सम्मान मिल रहा है। उनसे प्रेरणा लेकर हमारी सरकार भी प्रदेश में हमारी प्राचीन संस्कृति और ज्ञान को संरक्षित और संवर्धित करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। लगातार एक पल रुके बिना, एक क्षण रुके बिना जो भी हमारे धार्मिक स्थान है, हमारे मंदिर है, उन सभी के नवनिर्माण के लिए, उनके पुनर्निर्माण के लिए, उनके विस्तार के लिए हम निरंतरता से यहाँ कार्य कर रहे हैं। आज इस मंच के माध्यम से मैं पूज्य स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी और समस्त पतंजलि परिवार को भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उनके द्वारा प्राचीन भारतीय ज्ञान को आने वाली नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का जो महा अभियान प्रारंभ किया गया है, उसके सफल परिणाम हमारे सामने आने लग गए हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक अपने मन की बात भी कहूं या मुझे लगता है कि अपेक्षा कहूं, एक सुझाव के रूप में कि प्राय हम लोग रामायण, महाभारत आदि जो हमारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन वेदों और उपनिषदों के विषय में बहुत कम जानते हैं। मैं आज स्वामी जी के माध्यम से आप सभी विद्वज्जनों से यह आह्वान करना चाहूंगा कि आप सभी इस पर विचार करें कि कैसे हम अपनी युवा पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को सरल और व्यवहारिक रूप से वेदों और उपनिषदों का ज्ञान दे सकते हैं। कैसे इसको हम और सरल बनाएं कि उनका भी इसकी ओर थोड़ा एक रुचि सी बढ़े, उनके मन में एक भावना जागृत हो कि नहीं, हमको वेद पढ़ने चाहिए, उपनिषद पढ़ने चाहिए, ये कितने महान ग्रंथ हैं, इनके अंदर कितनी विशेषताएं हैं, कितनी विशिष्टताएं हैं, किस प्रकार का ज्ञान का भंडार छुपा हुआ है, किस प्रकार तत्व छुपे हुए हैं, किस प्रकार धर्म की व्याख्या की गई है, किस मार्ग पर उनको चलना है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस दिशा में आप सभी अवश्य विचार करेंगे। ये कोई मेरा प्रश्न नहीं है, केवल मेरे मन में ऐसा विषय आया। मैं बहुत बार सोचता हूं कि स्वामी जी मेरे बालक को, मैं कहूँ बालक को, कई बार कहते हैं कि इसको मुझे यहाँ भेज दो। अच्छा, मैं उसको बहुत बार कहता भी हूँ, वो कई प्रकार की जो प्रतिभाएं हैं, वो कुछ प्रतिभाएं मुझे उसके अंदर दिखती हैं, लेकिन मैं उसको कहता हूँ कि वेद भी पढ़ो, उपनिषद भी पढ़ो। तो मेरे मन में लगा कि व्यवहारिक रूप से मुझे इससे अच्छा और कौन सा मंच मिल सकता है जो व्यवहारिक रूप से मैं देख रहा हूं, तो वो व्यवहारिक रूप से लोगों के बीच में भी जाए। तो इसलिए मैंने ये विचार आप सबके बीच में यहां रखे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी इस पर अवश्य विचार करेंगे और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करेंगे जिसके द्वारा हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे नौनिहाल, हमारे नवोदित छात्र छात्राएं भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रमुख स्तंभों अर्थात वेदों और उपनिषदों को समझने में सक्षम हो सकेंगे, उस ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। इसी विश्वास के साथ इस सफल आयोजन के लिए मैं पुनः केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एवं पतंजलि विश्वविद्यालय का अभिनंदन करते हुए स्वामी जी का, और आए हुए सभी देश भर से पधारे, दुनिया भर से पधारे सभी विद्वज्जनों का, हमारे अनुसंधान
एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार कर ध्यान से पुनः मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और जो आपने निवेदन किया उसका उत्तर यहाँ आपके